लेकिन समझ में नहीं आता कि हम उसे ठिकाने कहाँ लगाएंगे। डफ़ी चहलकदमी करने लगा। इसको ऐसी जगह ठिकाने लगाया जाना ज़रूरी है जहाँ से कि इसे तलाश न किया जा सके। ज्यों ही इसकी लाश बरामद हुई वे तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। इस सांसत से छुटकारा पाने के लिए लाश छिपानी ज़रूरी है। तुम कपड़े बदल कर आओ। वो उठी और बेडरूम की तरफ बढ़ी। तुम्हारे पास कोई ट्रंक है? वो बोला। भीतर है एक, वो बोली। वो उसके साथ बेडरूम में पहुंचा। उसने एक दरवाजे की तरफ संकेत कर दिया। उस दरवाजे के पीछे स्टोर था। उस कोने में काले रंग का एक ट्रंक पड़ा था। उस पर कई तरह के लेबल लगे हुए थे। दुनिया का शायद ही कोई होटल था जिसका विज्ञापन लेबल की सूरत में उस ट्रंक पर मौजूद नहीं था। उसने ट्रंक वहां से निकाला और उसे घसीटता हुआ बैठक में ले आया। कोई ओवरकोट है जिसमें लाश को लपेटा जा सके? डफ़ी ने आवाज़ लगाकर पूछा। ओवरकोट? हाँ, उसके बिना लाश ट्रंक का सत्यानाश मार देगी। थोड़ी देर बाद वो एक बिस्तरबंद उठाए हुए वहां आ पहुंची। इससे काम चलेगा? वो बोली। उसने देखा उसने अभी भी वही झीना सा गाउन पहना हुआ था जो वो पहले पहने हुई थी। तुमने कपड़े नहीं बदले? वो कठोर स्वर में बोला। उसने बिस्तरबंद अपने हाथों से सरक कर नीचे गिर जाने दिया। उसने देखा उसकी आंखें एकदम भावहीन थी। उसके दांत भिजे हुए थे और उनमें से फंस फंस कर सांस निकल रही थी। उसने अपने गाउन की डोरी पकड़ी और एक झटका दिया। उसका गाउन सामने से खुल गया। गाउन के नीचे वो एकदम नंगी थी। मुझे अपनी बाहों में ले लो, वो फुसफुसाती हुई बोली। जल्दी करो, जल्दी करो। डफ़ी ने उसके चेहरे पे इतनी ज़ोर से झापड़ रसीद किया कि उसकी गोरी चमड़ी पर उसकी सारी उंगलियां झलक आईं। उसने वैसा ही एक और हाथ उसके चेहरे पे जमाया। उसने पलकें झपकाईं। वो हैरानी और डर से उसकी तरफ देखने लगी। जाकर कपड़े पहनो, डफ़ी बोला। उस वक्त वो कैटली के अलावा और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा था। वो भारी कदमों से चलती हुई वापस बेडरूम में दाखिल हो गई। डफ़ी ने बिस्तरबंद उठाया और हॉल में आ गया। वो बहुत परेशान था। उसके लिए कैटली को ही संभालना कठिन हो रहा था और अब उसे अनाबेल को भी संभालना पड़ रहा था। अगर कैटली मर ना गया होता तो बात और थी। तब एनाबेल के निमंत्रण को वो हरगिज़ नहीं ठुकरा सकता था। उसने बिस्तरबंद फर्श पर फैला दिया और एक छड़ी की सहायता से कैटली की लाश को उस पर लुढ़का दिया। लाश को बिस्तरबंद में लपेटकर एक बंडल बना डाला। उतना कर चुकने तक उसकी हालत इतनी बदतर हो गई थी कि उसने फिर स्कॉच का एक बड़ा सा जाम पिया। अब उसे फिर नशा होने लगा था। लेकिन अब डफ़ी अपने आप में कैटली को ठिकाने लगाने लायक हौसला महसूस कर रहा था। उसने एनाबेल के गिलास में भी विस्की डाली और बेडरूम में पहुंचा। उसने भीतर कदम रखा तो विस्की का गिलास उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। वो पलंग पर पड़ी थी और संपूर्ण नग्नावस्था में थी। उसने गिलास को पलंग के समीप मेज़ पे रख दिया और कमरे से बाहर निकल गया। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, लाश के अकड़ जाने से पहले उसने उसे कहीं ठिकाने लगाना था। वो किचन में पहुंचा। उसने बत्ती जलाई। किचन काफ़ी बड़ा था। उसमें उसने एक रस्सी तलाश की और वापस कैटली के पास पहुंचा। उसने कैटली की लाश के पार्सल को रस्सी से बांधा और फिर पार्सल को ट्रंक में डाल दिया। उसने छड़ी की सहायता से पार्सल के उन भागों को वापस ट्रंक में धकेला जो बाहर को निकल पड़ रहे थे। ट्रंक का ढक्कन वो बड़ी मुश्किल से बंद कर पाया। उसने कुंडों पर ताले लगा दिए। उसने रुमाल निकालकर अपने चेहरे और हाथों से पसीना पोंछा। तभी बेडरूम से एनाबेल बाहर निकली। वह एक काली स्कर्ट, सिल्क का सफ़ेद ब्लाउज़ और एक लंबा कोट पहनी थी। उसने हाथों में दस्ताने पकड़े हुए थे। वो धीरे धीरे चल रही थी और कुछ कुछ लड़खड़ा रही थी। संभवतः विस्की उस पर हावी हो रही थी। वो ट्रंक में है, डफ़ी ने बताया। वो खामोश रही, लेकिन उसकी आंखें उसके लिए नफरत से जल रही थी। उसका खफा होना जायज़ भी था। दरअसल जो हुआ लाश की वजह से हुआ, वो खेदपूर्ण स्वर में बोला। उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। अब वो बोली, तुम्हारी कार कहाँ है? गैराज में। गैराज बेसमेंट में है। डफ़ी ने बाहर जाकर लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर आने लगी तो वो शंकित हो उठा। क्या फिर छत पे कोई लाश पड़ी होगी? लेकिन इस बार वहाँ कोई लाश नहीं थी। लिफ्ट उस फ्लोर पर आने पर उसने जंगले को खोल दिया और वापस फ्लैट में लौटा। उसने ट्रंक को किसी तरह धकेल धुकूल कर लिफ्ट में डाला। एनाबेल ने उसकी कोई मदद करने की कोशिश नहीं की। दोनों ट्रंक के साथ लिफ्ट में सवार हुए। डफ़ी ने बेसमेंट का बटन दबाया। लिफ्ट का पिंजरा नीचे को सरकने लगा। रास्ते में वो मंजिलें गिनता गया। बेसमेंट तक उसने 12 तक गिना। कैटली 12 मंजिलों से नीचे गिरा था। गैराज का कर्मचारी भागता हुआ लिफ्ट तक पहुंचा। एनाबेल को देखकर उसकी बाँछें खिल गईं। उसने कर्मचारी को अपनी कार निकाल कर लाने का आदेश दिया। डफ़ी लिफ्ट के भीतर ही खड़ा रहा। डफ़ी ने ध्यान दिया कि उसने जो एनाबेल को समझाया था वो उसे बड़ी कठिनाई से कह पाई थी।
गैरेज का कर्मचारी लपकता हुआ अंधकार में कहीं विलीन हो गया। थोड़ी देर बाद एक इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ आई। इंजन की आवाज़ बता रही थी कि वो खूब शक्तिशाली इंजन था। थोड़ी देर बाद कर्मचारी एक विशाल कैडिलैक वहाँ ले आया। उसने उसे एनाबेल की बगल में ला खड़ा किया। फिर उसने बाहर निकलकर आदरपूर्ण भाव से दरवाज़ा खोला। एनाबेल कार में सवार हो गई। डफी ने ट्रंक को एक ओर से थामा और कर्मचारी से बोला, ज़रा हाथ लगवाना। बड़ी मुश्किल से वे ट्रंक को कार में लाद पाए। मैडम कहीं जा रही हैं? कर्मचारी ने पूछा। नहीं, डफी बोला, सिर्फ कुछ पुरानी किताबें हटा रही हैं। इतनी रात गए? डफी ने तीखी निगाहों से उसे देखा। शायद वो उतना सीधा नहीं था जितना दिखाई देता था। तुम्हें कोई एतराज़? डफी ने उसे $2 दिए और एनाबेल की बगल में जा बैठा। एनाबेल ने कार आगे बढ़ा दी। कहाँ जा रहे हैं हम? वो बोली। ग्रीनविच विलेज से दूसरी तरफ ईस्ट साइड पे एक कब्रिस्तान है, डफी बोला। उसने ठिकाना पहले ही सोचा हुआ था। वो खामोश रही। देखो एनाबेल, तुम बहुत सुंदर औरत हो, लेकिन आज का दिन मेरे लिए खुशकिस्मती का दिन नहीं है। उसने कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझा। मैं इस बारे में फिर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात बोले बिना मैं नहीं रह सकता। जो कुछ आज तुमने मुझे ऑफ़र किया था, मुझे उसकी बहुत कद्र है, लेकिन जब तक तुम्हारे से निपटता तब तक लाश अकड़ जाती। इसी कारण मुझे लालच छोड़ना पड़ा था। फिर भी मैं मानता हूँ कि तुम्हारा मुझसे खफा होना जायज़ है। वो कुछ पलों तक खामोश रही, लेकिन फिर बोली, मैं तुमसे खफा नहीं हूँ। मेरी औकात दिखा दी तुमने मुझे। डफी ने एक आह भरी और सिगरेट सुलगाने लगा। झगड़ो मत प्लीज़। मैं झगड़ नहीं रही। कार चलती रही। डफी बोला, यहाँ से दाएं मोड़ना। उसने बड़ी दक्षता से गाड़ी को दाएं मोड़ा। कार बड़ी शक्तिशाली थी और वह उसे कमान से निकले तीर की तरह चला रही थी। 2 बजे वो कब्रिस्तान पहुँचे। वहाँ एकदम अंधेरा था। तुम कार में बैठो, डफी बोला, मैं ज़रा देख कर आता हूँ। एनाबेल ने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। मैं यहाँ अकेली नहीं रुकूंगी, वो बोली। डफी आगे बढ़ा। उसने लोहे के फाटक को धकेला। वह एक बार कहीं थोड़ा सा अटका, लेकिन फिर खुल गया। उसने एनाबेल से कहा कि वो कार को भीतर ले आए। वो फिर ड्राइविंग सीट पर जा बैठी। डफी के इशारे पर उसने कार को कब्रों के बीच के रास्ते पे एक स्थान पे ले जाके खड़ा किया। डफी ने लोहे का फाटक फिर बंद कर दिया। कार से बाहर निकलने पे उसने देखा कि उसके हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी। वो उसके एकदम समीप आ खड़ी हुई। उसने उसको छुआ तो पाया कि वो कांप रही थी। डफी ने आसमान की तरफ निगाह उठाई। लगता था कि किसी भी वक्त बारिश होने लगेगी। मैं कोई पुराना मकबरा तलाश करना चाहता हूँ, वो बोला। अगर हम कैटली को किसी पुराने मकबरे में रख सके तो लंबे अरसे तक किसी को पता नहीं लगेगा। वो धीरे धीरे राहदारी में चलने लगा। एनाबेल उसके पीछे पीछे चल रही थी। वहाँ का माहौल ऐसा भूतहा लग रहा था कि डफी के शरीर में भी झुरझुरी दौड़ने लगी थी। आगे पेड़ और घने होते जा रहे थे, इसीलिए रास्ता और भी अंधेरा होता जा रहा था। मुझे डर लग रहा है, एनाबेल नर्वस भाव से बोली। मेरा अपना खुद बुरा हाल है, डफी बोला। मेरे ख्याल में अब हम सड़क से काफ़ी दूर हैं। अब हम रोशनी कर सकते हैं। उसने टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी कब्रों पे डालनी आरंभ की। ये ठीक रहेगा, डफी बोला। टॉर्च की रोशनी एक काले संगमरमर के मकबरे पर जाकर ठिठक गई। उन्होंने समीप जाकर मुआयना किया। संगमरमर का दरवाज़ा बंद था। जगह तो ठीक है, डफी बोला, लेकिन दरवाज़ा कैसे खुलेगा? उसने दरवाजे के साथ कंधा लगाकर ज़ोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा अपने स्थान से हिला तक नहीं। वो नंबर कैसा है? एनाबेल बोली। अब टॉर्च उसके हाथ में थी। डफी ने देखा दरवाजे के एक कोने में एक छोटी सी प्लेट लगी हुई थी जिस पर नंबर 7 लिखा था। पता नहीं, डफी बोला। क्या पता यहाँ की चाबियाँ मुजाहिद के यहाँ रहती हों? हो सकता है, चलकर देखते हैं। मुजाहिद की लॉज फाटक के पास थी। वो उजाड़ पड़ी थी, लेकिन उसके दरवाजे पे भी ताला लगा हुआ था। डफी किसी तरह एक खिड़की खोलने में कामयाब हो गया। वो भीतर दाखिल हो गया। एक स्थान पर उसे चाबियों का एक गुच्छा लटका हुआ मिला। हर चाबी के साथ एक लकड़ी की पट्टी जुड़ी हुई थी जिस पे उसका नंबर लिखा था। उसने 7 नंबर की चाबी तलाश कर ली। मैं जाकर इस चाबी को आजमाता हूँ, डफी एनाबेल से बोला। तुम कार को मकबरे तक ले आओ। एनाबेल कार की तरफ बढ़ गई। डफी मकबरे के पास पहुँचा। उस चाबी से दरवाजे पे लगा ताला फौरन खुल गया। उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोला। भीतर से बड़ी गंदी हवा का झोंका आया। डफी एकदम पीछे हट गया। तभी एनाबेल कार को रिवर्स में चलाती हुई वहाँ पहुँची। डफी ने टॉर्च फिर एनाबेल को थमा दी और बड़ी कठिनाई से ट्रंक को कार से उतारा। इतने से ही वो हाँफ गया और बुरी तरह पसीने से नहा गया।
काश इस वक्त एक जाम मिल सकता, वह हाँफता हुआ बोला। कार में एक फ्लास्क है विस्की की। डफी ने फ़ौरन फ्लास्क निकाली और उसमें से एक तगड़ा घूंट भरा। उसने फ्लास्क एनाबेल को नहीं दी। उसने देखा कि विस्की उसे चढ़ जाती थी और फिर वो बड़ी गलत हरकतें करती थी। उसने फ्लास्क अपनी पतलून की जेब में डाल ली। उसने अपना कोट उतार दिया, कमीज़ के कॉलर का बटन खोल दिया और टाई ढीली कर ली। फिर उसने ट्रंक को मकबरे की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। एनाबेल दरवाजे के बाहर खड़ी उसे रोशनी दिखाती रही। रोशनी उधर उधर भटक रही थी, जिससे साफ जाहिर होता था कि उसका हाथ कांप रहा था। डफी ने ट्रंक भीतर पहुंचाया और टॉर्च उसके हाथ से ले ली। मुझे उल्टी आ रही है, वो बोली। खबरदार, कोई तमाशा मत करना। जाओ, जाकर कार में बैठ जाओ। जब वो चली गई तो उसने ट्रंक को एक करवट देकर उल्टाया और उसे खोला। भीतर का पार्सल ट्रंक में फंसा पड़ा था। उसे उसको ज़बरन खींचकर बाहर निकालना पड़ा था। खींचातानी में एकाएक बिस्तरबंद फट गया और वो झोंक में पीछे गिरा। उसकी पीठ किसी चीज़ के साथ टकराई और हाथ किसी दूसरी चीज़ से लगा। उसने उस चीज़ को टटोला तो फ़ौरन अपना हाथ परे खींच लिया। वो एक ताबूत का हैंडल था। वो पसीने से नहा गया था। वो उठ बैठा, फिर ट्रंक के पास पहुंचा। उसने बड़ी बेरहमी से झटक कर पार्सल बाहर खींचा। उस पर बंधी रस्सी खोली और फिर बिस्तरबंद खोल दिया। कैटली उसके पैरों के पास बिखर गया। उसने उसकी तरफ निगाह तक नहीं उठाई। उसने बिस्तरबंद और रस्सी को ट्रंक में डाला और ट्रंक को धकेलता हुआ बाहर ले आया। विस्की अब उस पर बुरी तरह हावी हो रही थी और वो अब लड़खड़ा कर चल रहा था। वो टॉर्च लेने वापस गया, लेकिन केटली पर उसने तब भी निगाह नहीं डाली। फिर उसने मकबरे का दरवाज़ा बंद किया और उस पर ताला डाल दिया। उसकी कमीज़ अपने जिस्म से चिपकी हुई थी और उसकी टांगें पानी पानी हुई जा रही थी। एनाबेल ने कार से आवाज़ लगाई, तुम ठीक हो? डफी क्योंकि नशे में था इसलिए उसने हाँ कह दिया। उसकी हालत ख़राब थी। वो इतनी विस्की पीना चाहता था कि उसे कई दिन होश ना आए। वो कार से बाहर निकली और उसके समीप आ खड़ी हुई। ट्रंक का क्या होगा? उसने पूछा। लॉज में पानी का इंतज़ाम है, वहाँ ले जाकर तमाम चीज़ें धोते हैं और फिर घर। वो कार के रनिंग बोर्ड पे बैठ गई और सिगरेट पीने लगी। पूरी कार्रवाई होने के वक्फे तक वो अपनी आंखें मजबूती से भींचे बैठी रही। वो वहाँ अकेले ठहरने से इतनी डरी हुई थी कि अगर उसके होंठों में सिगरेट ना दबा होता तो वो चीख चीख कर आसमान सिर पे उठा लेती। आखिर में डफी ने ट्रंक को वापस कार पे लाद दिया। सब ठीक रहा, वो बोला। अब चलो। वो कैडिलैक में सवार हो गई और धीमी गति से उसे फाटक की तरफ चलाने लगी। उसने फाटक खोला, कार बाहर निकल गई। डफी ने फाटक बंद कर दिया और एनाबेल के साथ कार में आ बैठा। उसके बाद एनाबेल ने वहाँ से कार इस तरह भगाई जैसे उनके पीछे भूत लग लिया हो। डफी सीट पर ढेर सा हुआ बैठा रहा। उसकी आंखें नींद से भारी हो रही थीं। जब कार फिर ट्रैफिक में शामिल होने लगी तो उसने सिर उठाया। मुझे यहाँ उतार दो, वो बोला। मैं घर जाऊँगा। मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, वो बोली। नहीं। उसने कार रोकी। एनाबेल की कोई बात सुनने का उपक्रम किए बिना वो कार से बाहर निकल आया और बोला, कल शायद तुमसे फिर मुलाकात हो सकता है कि कल तक तस्वीरों को मैं वापस हासिल कर लूँ। एनाबेल कुछ पलों तक नफ़रत से जलती निगाहों से उसे देखती रही। फिर भड़ाक से उसने कार का दरवाज़ा बंद किया और कार सड़क पे दौड़ा दी। साली को मेरी ज़ात से नफ़रत मालूम होती है, वो उदासी से सिर हिलाता हुआ बोला। एक टैक्सी पे सवार होकर वो वहाँ से रवाना हो गया। डफी एक पुराने ज़माने की इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक 3 कमरों के फ्लैट में रहता था। वो उस इमारत के सामने टैक्सी से उतरा। उसने टैक्सी का भाड़ा अदा किया और इमारत की सीढ़ियाँ चढ़कर मुख्य द्वार पर पहुँचा। नशे का आलम यह था कि वो बड़ी कठिनाई से ताले में चाबी लगा पाया था। उसने ताला खोला और भीतर अंधेरे हॉल में कदम रखा। तभी दीवार पे टंगे घड़ियाल ने 4 बजाए। वो सावधानी से निशब्द सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अपनी मंजिल पर पहुंचकर वो ठिठका। उसके फ्लैट में रोशनी थी। 2 बातें उसके दिमाग में आईं। या तो सफाई करने वाली नौकरानी बत्ती जलती छोड़ गई थी, या फिर मैगवायर भीतर बैठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसे मैगवायर की याद आई तो उसे झटका सा लगा। उसे तो वो भूल ही गया था। वो तो क्रोध से आग बबूला हो रहा होगा। उसने चाबी लगाकर फ्लैट का दरवाज़ा खोला। एक पल के लिए भीतर की रोशनी से उसकी आंखें चौंधियाँ आ गईं। उसके कमरे में दरवाजे की तरफ मुंह किए 2 आदमी बैठे थे। तीसरा आदमी खिड़की के पास खड़ा था और पर्दे के पीछे से नीचे सड़क पर झांक रहा था। डफी बौखलाया। तुम लोग ज़रूर मेरी विस्की चुरा रहे हो, वो बोला। खिड़की के पास वाले आदमी ने फ़ौरन सिर घुमाया। वो एक बॉक्सरों जैसा क्रूर और विशालकाय व्यक्ति था।
डफी की आंखों ने पहले उस विशालकाय व्यक्ति का जायजा लिया और फिर कुर्सियों पर बैठे दोनों व्यक्तियों पर निगाह डाली। उसके ज़्यादा पास बैठा व्यक्ति छोटा था। उसके होंठ भिजे हुए थे और आंखें सर्द और कठोर थीं। उसकी बगल में बैठा व्यक्ति अपेक्षाकृत नौजवान था। उसके गाल वैसे गुलाबी रंग के थे जैसे अधिकतर लड़कियां चाहती हैं लेकिन हासिल नहीं कर पाती। वो फिल्मी दादाओं की तरह सख्त मिजाज दिखने की कोशिश कर रहा था। आ गया आखिर, छोटू बोला। डफी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसका सहारा लेकर खड़ा हो गया। अगर मुझे मालूम होता कि आप लोग तशरीफ़ ला रहे हैं तो मैं जल्दी आ जाता। सुना तुम लोगों ने? छोटू बोला। क्या कह रहा है हमारा जोकर? कोई कुछ नहीं बोला। कैसे आना हुआ दोस्तों? डफी बोला। अब ये जानना चाहता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, छोटू बोला। डफी की मुट्ठियाँ भिज गईं। हर बात दोहरानी ज़रूरी है? उसने पूछा। क्या ये दोनों मेरी बात खुद नहीं समझ सकते? तुम उसकी बात समझ सकते हो ना क्लाइव? छोटू ने गुलाबी गालों वाले नौजवान से पूछा। क्या चक्कर है ये सब? डफी ने खिड़की के पास खड़े मोटू से पूछा। चलो चलो जल्दी निकालो, छोटू बेसब्रेपन से बोला। निकालूं? डफी बोला। क्या निकालूं? सुना तुमने क्लाइव? ये पूछ रहा है कि क्या निकालूं। क्लाइव अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो छोटू की तरफ मुंह फेर कर क्रोधित भाव से बोला। इन बातों से कुछ हाथ नहीं आने वाला, जो को इस पे टूट पड़ने दो। खिड़की के पास खड़ा मोटू एक कदम आगे बढ़ा। लगता था वो बड़ी कठिनाई से अपने आप पर काबू किए हुए था। छोटू ने हाथ के इशारे से उसे परे ही रहने का संकेत किया। अभी नहीं, अभी सख्ती की ज़रूरत नहीं है। डफी को लगा कि तीनों के दिमाग में कोई नुक्स था। छोटू ने डफी की तरफ देखा और बोला। अक्ल से काम लो दोस्त, हम कैमरा लेने आए हैं। डफी ने गहरी सांस ली। तो ये बात थी। वो एक तरफ बढ़ा और उसने वहाँ रखी स्कॉच की बोतल उठा ली। किसी को ये चाहिए? उसने पूछा। क्लाइव के हाथ में गन प्रकट हुई। डफी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर छोटू से बोला। इस लौंडे को कहो कि ऐसे खिलौने से ना खेला करे, किसी को चोट लग सकती है। छोटू बोला। तो लग जाए, मुझे क्या? डफी तीव्र स्वर में बोला। इसे कहो कि अपना ये खिलौना परे करे, नहीं तो मैं इसके कान खींच दूंगा। क्लाइव के गले से ऐसी आवाज़ निकली जैसे घोड़ा हिनहिनाया हो। उसकी सूरत से ऐसा लग रहा था जैसे उसे दौरा पड़ने वाला हो। डफी भी उसमें आया वो परिवर्तन देखकर तनिक बौखला गया। छोटू बोला। गन परे करो। क्लाइव ने उसकी तरफ सिर घुमाया। मैं इसे शूट करने वाला हूँ, वो तीखे स्वर में बोला। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? क्लाइव हिचकिचाया। फिर उसने बड़े अनिच्छापूर्ण ढंग से गन अपने पैंट की जेब में रख ली। कुछ पल वो अनिश्चित सा खड़ा रहा और फिर एकाएक उसने रोना शुरू कर दिया। वो कुर्सी पे ढेर हो गया। उसने अपने हाथों से अपना मुंह छुपा लिया और सुबकियां भरने लगा। छोटू ने आह भरी और डफी से बोला। देखा, तुमने कितना परेशान कर दिया है इसे। डफी ने अपना हैट उतार कर एक और उछाल दिया और अपने बालों में उंगलियां फिराने लगा। मोटू खिड़की के पास से हटा और क्लाइव का सिर थिपथिपाने लगा। मुंह से वो कुछ नहीं बोला। छोटू ने बेचैनी से पहलू बदला। मेरी ये मर्जी नहीं थी, हमें इस आदमी को मारना नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें रोका था, छोटू बोला। क्लाइव ने चेहरे से हाथ हटाए और रुआंसे स्वर में बोला। लेकिन तुमने देखा नहीं ये मुझसे कैसा बोला था? मैंने सब देखा है, छोटू जबरन मुस्कुराया। मैं सॉरी बोलता हूँ, अब खामोश हो जाओ। देखो मैंने सॉरी बोल दिया है ना। लेकिन तुम मुझसे इस तरह क्यों बोले? मैं ठीक ही बोला था। क्लाइव फिर रोने लगा। इस बार उसने अपना चेहरा भी ढकने की कोशिश नहीं की। ये तुम्हारा बड़ा दादा है? डफी ने दिलचस्पी भरे स्वर में पूछा। तुम चुप रहो, छोटू बोला। क्लाइव ने रोना बंद कर दिया और डफी पर एक नफरत भरी निगाह डाली। अब ठीक हो तुम? छोटू ने पूछा। क्लाइव ने सहमति में सिर हिलाया। अब तुम बताओ, छोटू डफी से संबोधित हुआ। हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। ओह, डफी बोला। मैं तो समझा था कि अभी हम अपना अपना सिर पकड़ के रोएंगे। बहुत मायूसी हुई मुझे तो। छोटू हंसा, फिर तुरंत खामोश हो गया। वो नाराज़ लगने लगा। कैमरा निकालो, हमें जल्दी जाना है। डफी ने एक सिगरेट सुलगा लिया। देखो, छोटू बड़े सब्र के साथ बोला। हम कैमरे के लिए आए हैं और उसे हम हासिल करके रहेंगे, समझे? लगता है तुम समझे नहीं। मैंने कहा कि हमें कैमरा चाहिए और वो हम हासिल करके रहेंगे। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कैमरा मेरे पास नहीं है। तुम अभी भी नहीं समझे। मैंने कहा कि मुझे कैमरा चाहिए। क्लाइव दांत निकाल के बोला। मैंने पहले ही कहा था कि इस हरामजादी ने हमें हिस्सा देना है।
तुम सावधान रहो बेटा, वो क्लाइव से बोला, वरना नौजवानी में नकली दांत लगवाने पड़ जाएंगे। क्लाइव छोटू से बोला, जो को इस पे टूट पड़ने दो। वो उत्तेजित हो उठा, चलो मार मार के हरामजादे का भुर्ता बना दो। गाली मत दो, डफी क्रोधित स्वर में बोला और उसने क्लाइव के मुंह पे एक झापड़ रसीद किया। डफी सिर्फ मोटू के बारे में सोच के चिंतित था, लेकिन अगर वो उन दो जोकरों से पहले निमट सकता तो वो मोटू से भी निमटने का खतरा मोल ले सकता था। क्लाइव कुर्सी समेत पीछे को लुढ़क गया। बाकी दोनों ऐसे बौखलाए कि जड़ हो गए। डफी ने छोटू की नाक पे एक घुसा रसीद कर दिया। वो भी धड़ाम की आवाज़ के साथ कुर्सी समेत नीचे गिरा। मोटू ने पहले धराशायी हुए क्लाइव को और फिर छोटू को देखा। फिर वो दांत निकाल के हंसा। अब मैं देखता हूँ तुम्हें, वो बोला। वो आगे बढ़ा। डफी ने महसूस किया कि उसका और मोटू का कोई मुकाबला नहीं था। वो पीछे हटने लगा। पीछे हटते हटते उसकी पीठ दीवार के साथ जा लगी। मोटू पूरे आत्मविश्वास के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। डफी ने उस पर वार किया, लेकिन उसका हाथ हवा में ही लहरा कर रह गया। उसने अपने सिर की मामूली सी हरकत से ही वार बचा लिया था। फिर मोटू का एक घूंसा डफी की छाती पर पड़ा। डफी को ऐसा लगा जैसे उसकी छाती पे खच्चर की लात पड़ी हो। उसे महसूस हुआ कि मकान की छत उस पे जैसे आ गिरी हो। उसके घुटने मुड़ने लगे और वो मोटू पे ढेर हो गया। उसने अपनी बाहें मोटू के गिर्द इस तरह लिपटा दी कि मोटू उस पर आक्रमण ना कर सके। मोटू ने डफी को जोर का धक्का दिया। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे को हटा, एक छोटी मेज़ के साथ उलझा और पीछे को जा गिरा। वो जल्दी से उठकर अपने पैरों पे खड़ा हुआ। मोटू ने जानबूझकर उसे थोड़ा संभलने का वक्त दिया और फिर आगे बढ़ के डफी की पसलियों में एक प्रचंड प्रहार रसीद किया। डफी के छक्के छूट गए। उसके घुटने फिर मुड़ने लगे। इस बार का प्रहार उसकी कनपट्टी पे पड़ा। डफी जाकर छोटू के समीप गिरा, जो कि उठने का उपक्रम कर रहा था। छोटू ने अपने कोट के भीतर से एक गन निकाली। उसने गन को नाल की तरफ से पकड़ लिया और उसका एक भीषण प्रहार डफी के शरीर के सबसे नाजुक स्थान पे किया। डफी दोहरा हो गया, लेकिन चीखा नहीं। उसने अपने होठ काट लिए। फिर उसकी आंतें जवाब दे गईं और उसने उल्टी कर दी। छोटू जल्दी से परे हट गया। हरामजादा मेरे ऊपर ही उल्टी करने लगा था, वो बोला। वो उत्तेजित हो उठा था। क्लाइव संतुष्टिपूर्ण स्वर में बोला, अब कोई बात हुई ना। वे डफी को देखते हुए उसके गिर्द खड़े हो गए। छोटू ने बड़ी नज़ाकत से अपनी उंगलियों से अपनी नाक को छुआ। उसकी आंखें नर्म थीं। क्लाइव फर्श पे झुका बैठा था। उसके होंठ सूज आए थे। वो जुबान से अपने दांतों को छू रहा था तो उसे कई दांत हिलते महसूस हो रहे थे। जो इस तरह हाथ लटकाए खड़ा था जैसे कुत्ते से उसकी हड्डी छीन ली गई हो। डफी ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा पसीने से चमक रहा था। उसका हाल बेहाल हो रहा था, लेकिन वो अपने जिस्म में उमड़ती पीड़ा पे काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा था। खून उसके होंठों से निकलकर उसकी ठोड़ी पे बह रहा था। उसे खून का नमकीन स्वाद अपने मुंह में महसूस हो रहा था। चलो कैमरा निकालो, छोटू बोला। डफी कुछ नहीं बोला। वो नफरत भरी निगाहों से छोटू को देखता हुआ अपने स्थान पे खड़ा रहा। क्यों, तुम्हारी सेवा में कोई कमी रह गई क्या? छोटू बोला। डफी खामोश रहा। छोटू ने अपना हाथ उठाया। साले को अभी और पिलपिला करो, वो जो से बोला। जो मुस्कुराया। उसे ऐसे कामों में बहुत मज़ा आता मालूम होता था। उसने हाथ बढ़ा के डफी को उठाया। डफी इस तरह उठता चला गया जैसे बोतल में से कॉर्क निकल रहा हो। वो पीड़ा से कराहा। उसका खुला हाथ जो के चेहरे पर आंखों के ऊपर टकराया। जो ने पलकें झपकाईं। देखा साले ने क्या हरकत की है, वो बोला। अभी भी भिड़ना चाहता है, छोटू बोला। डफी ने फिर जो पे मुक्का चलाया, लेकिन उसके मुक्के में किसी बच्चे को धराशायी कर देने जितना भी दम नहीं था। जो हंसा। अक्ल से काम लो बरखुरदार, वो बोला। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। छोटू बोला। इसे 2-4 हाथ और जमा दो जो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जो ने सहमति में सिर हिलाया। उसने डफी के चेहरे पर आंखों के बीच में एक भीषण प्रहार रसीद किया। डफी को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग के भीतर कोई भारी विस्फोट हुआ हो। उसकी आंखों के सामने एक चमकीली रोशनी नाच गई। वो चाहता था कि वो फर्श पे लौट जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका क्योंकि जो उसे थामे हुए था। छोटू बोला, ज़रा थपकी सी दे दो इसे, इतनी ज़ोर से मत मारो कि साला मर ही जाए। डफी को उसकी आवाज़ मीलों दूर से आती महसूस हुई। अच्छी बात है, मोटू बोला और उसने घूंसों के स्थान पे डफी के गालों पर तमाचे रसीद करने शुरू कर दिए। छोटू क्लाइव से बोला, अगर ये नज़ारा तुम्हें गवारा नहीं तो गर्दन फेर लो। मुझे तो मज़ा आ रहा है, क्लाइव बोला। काश मैं भी जो जैसा लंबा चौड़ा होता। छोटू ने उसकी बात थपथपाई और बोला,
मैं ऐसा पसंद नहीं करता। थोड़ी देर बाद जो ने थक के हाथ रोक दिया। छोटू के इशारे पे उसने उसे छोड़ दिया। डफी रेत के बोरे की तरह भरभरा कर फर्श पर ढेर हो गया। छोटू उसके समीप झुका। कैमरा कहाँ है? डफी खामोश रहा। इसे दीवान पे लिटा दो जो, हमें इसकी हालत सुधारनी होगी। जो ने डफी की बाह पकड़कर उसे फर्श से उठाया और उसे दीवान पे ढेर कर दिया। क्लाइव, छोटू बोला, थोड़ा पानी और एक तौलिया लाओ। क्लाइव वहाँ से निकल के बाथरूम में चला गया। डफी अपनी आंखें बंद किए लेटा रहा। उसकी सांस फंस फंस के आ रही थी। जो ने अपनी स्कॉच की बोतल निकाली और उसका एक बड़ा सा जाम नीट ही पी गया। क्लाइव गीला तौलिया लिए वापस लौटा। छोटू ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन क्लाइव डफी की तरफ बढ़ता हुआ बोला, मुझे करने दो। छोटू जो को देखकर हंसा। सुना तुमने जो? वो बोला। क्लाइव कुछ करना चाहता है। क्लाइव घुटनों के बल डफी के पास बैठ गया और वह डफी के सूजे हुए चेहरे पर गीला तौलिया फेरने लगा। डफी ने अपनी फूली हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। फिर क्लाइव ने अपना हाथ डफी की कनपटी से लगाया, अपनी उंगलियों को पंजों की तरह मोड़ा और अपने नाखून डफी की खाल में घुसेड़कर उन्हें नीचे को घसीटा। छोटू भागता हुआ उसके समीप पहुंचा और उसने क्लाइव को परे घसीट लिया। इससे अक्ल आएगी साले को, वो चिल्लाया। अब ये मुझ पे हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। अरे रे रे, तुम्हारे इतने खूबसूरत नाखून टूट सकते थे, छोटू बोला। ऐसा नहीं करते हैं। डफी उठा और अपनी टांगे दीवान से नीचे लटकाकर बैठ गया। जो विनोदपूर्ण भाव से उसे देख रहा था। बाकी दोनों भी उसकी तरफ देखने लगे। डफी का चेहरा उसकी छाती पे झुका हुआ था। डफी काफ़ी देर तक एक ही पोजीशन में रहा। कितनी ही देर उसकी उस मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर उसने अपने दोनों हाथ दीवान पे रखे और ऊपर की तरफ जोर लगाया और किसी तरह अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा किया। उसका चेहरा खून से लथपथ था। वो झूमता झामता क्लाइव की तरफ बढ़ा। क्लाइव जल्दी से छोटू की ओट में हो गया, जो डफी के सामने आ खड़ा हुआ। वो बोला, अभी भी अक्ल आई हुई मालूम नहीं होती है तुम्हें? डफी ने अपनी बाह घुमाई, लेकिन जो ने फिर उसकी पसलियों में प्रहार किया। डफी के मुंह से कराह निकली और वो फिर से नीचे गिरा। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। तीनों ने हड़बड़ाकर टेलीफोन की तरफ देखा। घंटी बजती रही। टेलीफोन की घंटी? खराब बात है ये, छोटू चिंतित भाव से बोला। वे इंतजार करने लगे। सबका ध्यान घंटी की आवाज़ की तरफ लग गया था। घंटी कुछ क्षण बजती रही और फिर खामोश हो गई। जो ने डफी को घसीटकर फिर दीवान पे डाल दिया। इसे होश में लाओ, छोटू बोला। जो ने डफी के कान पकड़कर खींचे। खींचने का अंदाज ऐसा था जैसे वो गाय का दूध निकाल रहा हो। डफी कराहा। उसने अपना सिर परे खींचने की कोशिश की। अब ये होश में है, जो बोला। छोटू डफी के एकदम समीप आ खड़ा हुआ। चलो, वो बोला। कहाँ है वो नामुराद कैमरा, बताओ। किसी ने उसे चुरा लिया है, डफी बड़बड़ाया। छोटू तनिक पीछे हटा। तौबा तौबा, वो बोला। सुना तुमने ये क्या कहता है? किसी ने कैमरा चुरा लिया है। ये आदमी पागल मालूम होता है। जो ये इतनी सी बात को इतनी देर तक छुपाए रहा। टेलीफोन की घंटी फिर बजने लगी। क्लाइव एकाएक बोला, शायद ये मिस्टर मॉर्गन का फ़ोन हो। छोटू बोला, खामोश, और उसने डफी की तरफ देखा। डफी अपनी आंखें बंद किए लेटा था, लेकिन वो सुन रहा था। उसने वो नाम बाखूबी सुना। छोटू हिचकिचाया और फिर टेलीफोन के पास पहुंचा। उसने क्रेडिल पे से रिसीवर उठा लिया। हेलो, वो बोला। वो खड़ा सुनता रहा। फिर वो बोला, तुम्हें गलत नंबर मिल गया है दोस्त, और उसने रिसीवर रख दिया। उसने सिर हिलाया। कोई आदमी इससे बात करना चाहता था। उसने डफी की तरफ इशारा किया। जो इसकी फिर से खातिर करो। क्लाइव एक कदम आगे बढ़ा। इसे थोड़ा झुलसाते क्यों नहीं हो, वो बोला। ऐसे तो वक्त बर्बाद हो रहा है। छोटू ने जो की तरफ देखा। तुम इसकी जुबान खुलवा सकते हो, उसने पूछा। जो हंसा। हाँ, वो बोला, मुझे थोड़ा वक्त दो। ये साला समझ रहा है कि मैं इसके साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। क्यों पट्टे, यही समझ रहा है ना? डफी को अपनी टांगों में थोड़ी शक्ति लौटती महसूस हो रही थी। रुको रुको, वो बड़ी मुश्किल से बोला। क्या तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? अभी मैं उस औरत के घर से निकल भी नहीं पाया था कि किसी ने कैमरा मुझसे छीन लिया था। मैं अभी वहीं से वापस लौटा हूँ। खुद ही देख लो, कहाँ है कैमरा मेरे पास। छोटू ने अपना हाथ जो की बाह पे रखा। शायद ये सच बोल रहा है, वो बोला। जो ने इनकार में सिर हिलाया। ये आदमी तो पादरी से भी सच नहीं बोलने वाला, वो बोला।
छोटू ने घड़ी पे निगाह डाली। ज़रा वक्त की तरफ ध्यान दो, वो बोला। क्लाइव बोला, बातें बातें सिर्फ बातें। छोटू ने उसकी बात थपथपाई। अगर इसके पास कैमरा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? डफी धीरे धीरे उठ बैठा। उसने अपने चेहरे पे अपना हाथ फिराया। नज़दीक ही एक एशट्रे पड़ी थी। वो काफ़ी भारी एशट्रे थी। डफी ने उस पर अपना हाथ रखा। उसने एशट्रे उठाई और पूरी ताकत से शीशे की खिड़की पे खींच मारी। भारी झंझनाहट की आवाज़ से शीशा टूटा। शीशे के कई टुकड़े नीचे गली में जाकर गिरे। बड़ी चालाकी दिखाई, छोटू बोला। क्लाइव दरवाजे की तरफ भागा। पुलिस के आने से पहले फूट चलो, वो बोला। ज़रूर, छोटू बोला। फिर उसने डफी की तरफ देखा। लेकिन हम फिर आएंगे बेटा। वो क्लाइव के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गया। जो ने डफी की कनपटी पे एक घूंसा जमाया। डफी दीवान से उलट के फर्श पे जा गिरा। फिर वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर वो ठिठका। उसने फर्श पर गिर पड़े डफी पे एक निगाह डाली। वो वापस लौटा और उसने अपने पाँव की एक भरपूर ठोकर उसकी पसलियों में जमाई। छोटू ने दरवाजे के भीतर सिर डाला। चलो जो, वो बोला, जल्दी करो। जो उसके पीछे कमरे से निकल गया। अपने पीछे वो धीरे से दरवाज़ा बंद करता गया। डफी फर्श पे पड़ा था। उसके घुटने उसकी ठोड़ी से लगे हुए थे। उन लोगों के चले जाने के थोड़ी देर बाद वो दर्द में धीरे धीरे सिसकियाँ लेने लगा। एक आवाज़ आई, क्या मर्द है? डफी ने बड़ी कठिनाई से अपनी सूजी हुई एक आँख खोली और देखने की कोशिश की कि कौन बोला था। उसे अपने सामने खड़ी एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। उसने सोचा शायद जो फिर आ गया था, इसलिए उसने आंखें बंद कर ली और स्थिर लेट गया। बिल? वो जो की आवाज़ नहीं थी, वो तो मैकवायर की आवाज़ लग रही थी। डफी ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया। तुम ज़रा देर से आए, वो कहरा कर बोला। मैकवायर बोला, हे भगवान, ये तुमने अपनी क्या गत बना रखी है? डफी सिर्फ हाँफता रहा। वो अभी लंबे चौड़े वार्तालाप की स्थिति में नहीं था। मैकवायर इतना हैरान था कि वो मुंह बाए डफी की तरफ देख रहा था। फिर उसने कमरे में चारों ओर निगाह डाली। उसने उल्टा पड़ा फर्नीचर और जगह जगह मौजूद खून के धब्बे देखे। यहाँ क्या होता रहा है? यहाँ तो लगता है कि थोड़ी देर पहले कोई बूचड़ खाना खुला था। डफी के भिजे हुए होठों से आवाज़ निकली, और कटने वाला बकरा मैं था। मैकवायर ने उस पर एक निगाह और डाली और फिर जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वहाँ से उसने एक छोटा सा कटोरा और तौलिया तलाश किया। उसने कटोरे को पानी से भरा और डफी के पास वापस लौटा। रुको ज़रा, तुम्हारा हुलिया सुधारता हूँ, वो डफी से बोला। भाड़ में जाओ, डफी बोला। तैयार हो जाओ। मैकवायर ने कटोरा फर्श पे रख दिया और तौलिए को पानी में डुबो दिया। उसने तौलिया निकाल कर निचोड़ा और उसे डफी के चेहरे पे फिराने लगा। आराम से, एकाएक डफी चिल्लाया। नाक का ध्यान रखो, मैकवायर बोला। अब ये नाक थोड़े ही रह गई है। सूख कर पपड़ी बन चुका खून साफ कर चुकने के बाद वो कटोरे को बाथरूम में ले गया और उसका पानी बदल लाया। मन ही मन उसे उन लोगों पे बहुत गुस्सा आ रहा था जिन्होंने डफी की ऐसी हालत बनाई थी। मैकवायर उन लोगों में से था जो कि बहुत कम दोस्त बनाते थे, लेकिन जिन्हें वो दोस्त मानता था उनका पूरी तरह साथ निभाता था। प्रत्यक्षतः वो एक सरल चित्त और नेक नियत आदमी था, लेकिन एक बार किसी को दोस्त चुन लेने के बाद वो उसके साथ शहद की मक्खी की तरह चिपक जाता था। डफी के साथ उसने ट्रिब्यून में काफ़ी वक्त इकट्ठे गुजारा था। दोनों लड़ते थे, एक दूसरे को चूना लगाने की कोशिश करते थे, लेकिन जहाँ कहीं तीसरे आदमी की दखलंदाजी सामने आई वे उसका भुरकस निकालने में कसर नहीं छोड़ते थे। उसने कटोरे को फिर से पानी से भरा और वापस डफी के पास पहुंचा। तुम्हारा भेजा फिरा हुआ मालूम होता है, डफी बुदबुदाया। अब क्या हुआ? अक्ल के अंधे, मुझे नर्स बनकर दिखाने की जगह मुझे एक ड्रिंक ला कर दे दो। मैकवायर ने कटोरा मेज़ पे रख दिया। तुम ठीक कह रहे हो, वो बोला। मैं बौखला गया हूँ। वो 2 गिलासों में स्कॉच विस्की डाल लाया। वो गिलास डफी के मुंह के साथ लगाना चाहता था, लेकिन डफी ने गिलास उसके हाथ से ले लिया। ओह गॉड, तुम समझते हो कि मैं विस्की खुद पीने के काबिल भी नहीं रहा हूँ? मैकवायर कुछ नहीं बोला। विस्की पी चुकने के बाद डफी को अपनी तबीयत सुधरती सी मालूम हुई। मैकवायर बोला, तुम्हारी ये गत किसी औरत ने बनाई है? डफी ने उत्तर नहीं दिया। उसने गिलास फर्श पे रखा और फिर उठने की कोशिश की। ज्यों ही उसने अपनी टांगों पर अपने जिस्म का पूरा वजन डाला, वो दोहरा हो गया। अगर मैकवायर ने फौरन उसकी बाह ना थामी होती तो वो मुंह के बल गिरता। उसका चेहरा पसीने से नहा गया था और वो हाँफने लगा था।
मैकवायर ने उसे फिर दीवान पे बिठा दिया। बेकार में कोशिश मत करो, वो बेसब्रेपन से बोला। चुपचाप लेट जाओ वरना ठीक कर दूंगा। डफी ने कहना माना। मैकवायर ने उसे स्कॉच का एक और जाम पिलाया। उसको कुछ जान में जान आती महसूस हुई। हुआ क्या था? मैं 3 दादाओं से टकरा गया था। उन्होंने धुनाई कर दी। मैं पुलिस को खबर करूं? नहीं, पुलिस का चक्कर नहीं है। वक्त क्या हुआ है? 10 बजने वाले हैं। डफी ने कराह भरी। कैसी नामुराद रात गुजरी है। और उसने अपना सिर अपने हाथों में थाम लिया। मैकवायर ने टेलीफोन के पास जाकर एक नंबर डायल किया। डफी उत्सुक भाव से उसे देखता रहा। संपर्क स्थापित हुआ तो मैकवायर बोला, सैम बोल रहा हूँ जाने मन। इस बेवकूफ़ के बच्चे ने अपने आप को भारी झमेले में फंसा लिया है। देखने लायक हुलिया बनाया हुआ है कमबख्त ने। हाँ, किसी ने इसकी खूब पिटाई की है। खून निकल आया है इसका। और अब वो इस हालत में नहीं है कि अपने आप को ठीक से संभाल सके। इसीलिए मैं उसे तुम्हारे पास ला रहा हूँ। उसके लिए एक बिस्तर लगा के रखना। अच्छा, मैं फ़ौरन पहुँच रहा हूँ। और उसने फ़ोन रख दिया। अगर तुम समझते हो कि तुम मुझे अपनी उस बीवी के हवाले कर दोगे तो मैं... डफी बोला। हौसला रखो, मैकवायर तीखे स्वर में बोला। जो कह रहा हूँ वो करो, समझे? अब खुद फैसला कर लो कि अपनी मर्जी से चलोगे या मैं घसीट कर लेके चलूँ। चलता हूँ। मैकवायर बड़ी मुश्किल से उसे अपने घर तक ले जा पाया। जिस टैक्सी को उसने सफ़र के लिए खोजा था, अगर उसके ड्राइवर ने उसकी मदद ना की होती तो वो अकेला डफी को नहीं संभाल पाता। एलिस गलियारे में ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह एक हल्की फुल्की खूबसूरत लड़की थी जो कुछ विदेशी सी लगती थी। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों में उस वक्त डर का साया तैर रहा था। डफी की हालत कैसी भी होती हो, एलिस को देखकर उसका मूड सुधर जाता था। एलिस ने डफी को देखा तो आतंक से अपना हाथ अपने मुंह पे रख लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, जिनको बाहर निकलने से वो बड़ी मुश्किल से रोक पाई। बिल डफी, वो बोली, तुम्हारी ये हालत? मैकवायर बोला, नशे में ये अपने आप को खलीफा समझने लगता है। डफी ने हंसने की कोशिश की, लेकिन चेहरा हरकत में आने भर से दर्द से उसकी चीख निकलने को हो जाती थी। ये तो कुछ भी नहीं। तुमने मुझे तब देखा होता जब मैंने डेम्पसी को ठिकाने लगाया था, वो बोला। सैम, वो डफी की बात थामती हुई बोली, इसे अंदर ले चलो। ज़रूर, मैकवायर बोला। वे सब मैकवायर के छोटे से फ्लैट में दाखिल हुए। वो 4 कमरों की बक्से जैसी जगह थी, लेकिन खूबसूरत थी, आरामदेह थी। वहाँ हर जगह एलिस की छाप दिखाई दे रही थी। नफासत, खुशबूदार फूल, चमक दमक, हर चीज़ वहाँ किसी सुघड़ औरत के हाथ लगे होने की चुगली कर रही थी। डफी ने बड़े अवसादपूर्ण ढंग से सब कुछ देखा। जब भी वो वहाँ आता, उसका मन मसोस जाता था। उसने अपने मन की वो भावना कभी छुपाई नहीं थी। एलिस ने अगर मैकवायर से शादी ना कर ली होती तो वो कर लेता। वे तीनों एक ही जंजीर की 3 कड़ियाँ थे। मैकवायर ने उसके कपड़े बदलवाए और उसे एक बड़े ही आरामदेह बिस्तर पर लिटाकर चादर उड़ा दी। डफी को दर्द से अब तक काफ़ी राहत महसूस होने लगी थी। थोड़ी देर बाद एलिस आई और उसकी गर्दन के पीछे तकिया वगैरह ठीक कर गई। डफी को काफ़ी अच्छा लगा। मैकवायर ने अपनी घड़ी देखी। अब इसे सोने दो, वो एलिस से बोला। मुझे काम पर जाना है, तुम इससे दूर दूर ही रहना। अगर ये कोई शरारत करने की कोशिश करे तो पुलिस को बुला लेना। फिर उसने डफी की तरफ देखा और बोला, आराम करो दोस्त, बाद में और बातें होंगी। डफी बोला, मैं तुम्हारी बीवी चुरा लूँगा। एलिस और सैम की निगाहें मिली। डफी ने अपनी सूजी आंखों से उनकी तरफ देखा। उसे उनकी जोड़ी बहुत जची। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली तो उसे लगा कि अब दोबारा आंखें खोलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। क्या हो गया बेचारे को? एलिस बहुत धीमे स्वर में बोली। मैकवायर ने उसके गिर्द अपनी बाँह लपेट ली और वे दोनों कमरे से बाहर निकल गए। कह रहा था कि 3 दादाओं ने इसकी धुनाई की थी। वे बैठक में आ गए तो मैकवायर बोला, इसे थोड़ा आराम कर लेने दो, फिर ठीक से पूछेंगे कि क्या हुआ था। आज मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सैम, डफी की व्यग्र आवाज़ सुनाई दी। मैकवायर वापस बेडरूम में पहुंचा। सो जाओ ना यार, वो बोला। सुनो सैम, डफी तनिक सिर उठाकर बोला, तुम एनाबेल इंग्लिश नाम की एक लड़की, डेनियल मॉर्गन नाम के एक आदमी और उसके लिए काम करने वाले लोगों के बारे में जितनी जानकारी हासिल कर सकते हो करना। उनके खूब बखिए उधेड़ो और जो कुछ मालूम हो सके मालूम करो। कोई भी बात रह ना जाए। और मादक पदार्थों का धंधा करने वाले कैटली के बारे में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो।
ये सब करोगे तो मैं चैन से सो सकूंगा। मैग्वायर ने अपनी डायरी निकाली और वे तमाम बातें नोट कर ली। ठीक है, वो बोला, ये सब औंधी बातें लग रही हैं मुझे, लेकिन मैं उत्सुकता से मरा जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मांगी जानकारी ज़रूर हासिल करूँगा, लेकिन उस दौरान तुम्हें आराम करना होगा। डफ़ी ने सहमति में सिर हिला दिया।